ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जैसे आपको मिस रोजीना ने बताया, उनके जो इंटरवेंशंस रहे हैं या उनके जो प्रोग्राम के कार्यक्रम रहे हैं थ्रू सुपोषण संगिनी, वो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए है। क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि अगर महिला अच्छी रहेगी तो अगर समझिए जमीन अच्छी रहेगी तो बीज डाला तो अच्छा पेड़ पैदा होगा। अगर जमीन अच्छी नहीं रहेगी तो कितना भी अच्छा बीज डालो या कितना भी अच्छा खाद दो तो पेड़ हमको अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे उस बारे में वो लागू होता है, वैसे ही मनुष्य के लिए भी वैसे ही लागू होता है कि गर्भावस्था के दौरान माँ की स्थिति अच्छी रहेगी तो बच्चा अच्छा पैदा होगा, अच्छा बच्चा पैदा रहेगा तो इन्फेंसी अच्छा रहेगा, इन्फेंसी अच्छा रहेगा तो चाइल्डहुड अच्छा रहेगा, चाइल्डहुड अच्छा रहेगा तो अडोलेसेंस अच्छा रहेगा, अडोलेसेंस अच्छा रहेगा तो वो अच्छी एक प्रेग्नेंट महिला, फीमेल के लिए बोलूंगी कि वो एक अच्छी एक प्रेगनेंसी धारण कर सकेगी। ठीक है, तो ये सब, ये पूरे अप्रोच को जो WHO ने नाम दिया है इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच। और जब मिस रोजीना बात कर रहे थे तो उन्होंने 1000 डे अप्रोच की भी बात की थी। तो आप लोग जानते हैं कि ये 1000 डेज क्या है? 1000 डेज जानते हैं आप लोग क्या है? गर्भावस्था से लेके यानी जब से महिला प्रेग्नेंट होती है तब से लेके बच्चा जो 2 साल तक का होता है, तो वो पूरे पीरियड को हम अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिनों में तो उसको हम 1000 डेज बोलते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा जो है हमारा वो लाइफ साइकिल अप्रोच है। लाइफ साइकिल अप्रोच में भी हम लोग जो हमारा मेन फोकस होता है वो 1000 डेज के ऊपर होता है। नहीं, जब से महिला गर्भवती हुई उससे लेके बच्चा डिलीवर होके बच्चा 2 साल तक का जब होता है तो उस पीरियड को हम 1000 डेज बोलते हैं। और हमारा सारा फोकस इस पे रहता है, इस पीरियड पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कि ये पहले 2 साल जिंदगी के बहुत जरूरी है। ये जो है, ये जो आगे चल के बच्चा कैसे होने वाला है इसकी नींव जो रखी जाती है वो ये 2 साल में, प्रेगनेंसी से लेके ये 2 साल में रखी जाती है। इसीलिए ये 1000 डे का पीरियड बहुत जरूरी है और इसी को हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि प्रेगनेंसी अच्छी होने के लिए एडोलेसेंस अच्छा होना चाहिए। अगर किशोर अवस्था में ही उसको अनीमिया है या अंडर न्यूट्रिशन है, कुपोषित है वो लड़की, तो आगे चल के उसकी गर्भधारणा जब होगी तो भी वो पहले से ही, क्योंकि उसके अंदर में चाहिए जो मीन्स न्यूट्रिशनल तत्व जो चाहिए या उसकी हेल्थ जैसे चाहिए, अगर वो नहीं रहेगी तो प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको जानना है कि मोटा मोटा जो है वो लाइफ साइकिल अप्रोच है। और लाइफ साइकिल अप्रोच में भी हम पहले 1000 दिनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि प्रेगनेंसी से लेके बच्चा 2 साल का जब तक के होता है उसको हम 1000 डेज बोलते हैं। ठीक है, मैं ठीक जा रही हूँ? किसी को समझने में परेशानी या कुछ अगर हो रही है तो प्लीज बताइए। और मैं हिंदी में ही बात करूंगी सो दैट एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ठीक है, तो जैसे हमारा 1000 डे शुरू होता है वो होता है गर्भावस्था से। तो गर्भावस्था के दौरान जो सेवाएं हमको दी जाती है गर्भवती महिला को, उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। नेटल यानी जन्म, एंटी यानी पहले। सो जन्म के पहले, बच्चे के जन्म के पहले जो भी सेवाएं दी जाती है उनको हम प्रसव पूर्व सेवाएं या एंटीनेटल केयर इसको बोलते हैं, या इसको ANC भी बोला जाता है। तो जब आप गर्भवती मीन्स जो आपके बेनिफिशियरीज है उनको इंटरव्यू करेंगे तो शायद उनको ANC ना समझ में आए, तो उसके लिए आपको दूसरा वर्ड यूज करना पड़ सकता है प्रसव गर्भावस्था के दौरान या प्रसव पूर्व जांच। जो भी वो व्यक्ति को समझ में आ रहा है तो उस लैंग्वेज में आपको उनको समझाना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए रहेगा कि ANC को ही प्रसव पूर्व जांच कहते हैं, ANC को ही हम गर्भावस्था के दौरान जांच भी कहते हैं। ठीक है, और जो भारत सरकार का गाइडलाइन है इसके हिसाब से जो भी महिला गर्भवती होती है
महिला को गर्भवती हुई कैसे करके कैसे पता चलेगा कि जब भी उसका महीना मिस हो जाता है या उसको जिस तारीख पे महीना आने का रहता है, माहवारी आने की रहती है, वो नहीं आती है और उसके ऊपर 10-15 दिन अगर हो जाते हैं, और आजकल तो सभी को पता है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की सभी जगह पे अवेलेबल है, फार्मेसी में भी मिल जाती है, आशा एएनएम के पास भी रहती है, तो लोग खुद ही आके खुद ही से अपना टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे उनको पता चल जाता है कि वो गर्भवती है कि नहीं। तो जैसे ही गर्भवती होने का पता चलता है, वैसे ही तुरंत हमको गर्भवती महिला को पंजीकरण करना जरूरी होता है। ठीक है, और ये जो पंजीकरण होता है वो जो उस एरिया की एएनएम रहेगी, किसी एरिया में उसको एएनएम कहेंगे, किसी और एरिया में दूसरा कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा कि स्टेट वाइज ये एएनएम ही नाम है कि दूसरा भी कोई नाम है। एएनएम जो होती है वो स्वास्थ्य कर्मी होती है, आंगनवाड़ी वर्कर जो होती है वो आईसीडीएस प्रोग्राम की वर्कर होती है, और आशा जो होती है वो वॉलेंट्री वर्कर होती है। लेकिन वो ज्यादातर हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम करती है, लेकिन वो सैलरीड नहीं होती, उसको जो भी काम है वो उसके लिए कुछ भी काम करती है उसके लिए उसको इंसेंटिव दिया जाता है, सैलरी नहीं दी जाती आशा। ठीक है, तो ये जो पंजीकरण की बात कर रहे हैं हम, ये या तो डॉक्टर के पास किया जा सकता है, या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में किया जा सकता है, या कोई कोई राज्यों में इवन आंगनवाड़ी वर्कर भी ये करती है। ठीक है, तो उस बारे में इंफॉर्मेशन लेके आपको जब आप क्वेश्चनेयर में जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि क्या आपने पंजीकरण किया। तो जब हम पंजीकरण की बात कर रहे हैं, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पंजीकरण होता है, ये प्रसव मीन्स जब से महिला को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब से लेके 9 माह तक वो कभी भी करा सकती है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना सभी के लिए अच्छा होता है, माँ के लिए भी अच्छा होता है, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, और साथ में जो एएनएम जो आंगनवाड़ी वर्कर है, एन आशा है, एएनएम है, उनके लिए भी अच्छा होता है, ताकि जो भी हमको पैकेज ऑफ सर्विसेज उनको गर्भावस्था के दौरान देनी होती है वो हम सही से दे सकते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके हिसाब से कम 4 एएनसी चेकअप करना हर एक गर्भवती महिला को जरूरी है। अगर कोई महिला 6 करती है, 8 करती है, 10 करती है, 12 करती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कम से कम जो है, तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम 4 ही करना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कम से कम उनका 4 होना चाहिए, और वो 4 भी तभी हम मानेंगे जब उसका पहली एएनसी पहले 3 महीने के भीतर होगा, दूसरा एएनसी चौथे और छठे महीने के बीच में होगा, तीसरा एएनसी 7वें और 8वें महीने के बीच में होगा, और चौथा एएनसी गर्भावस्था के 9वें महीने में होगा। तभी उसको हम बोलेंगे कि उसने पूरी 4 प्रसव पूर्व सेवाएं ली है या अपनी जांचें की है। अगर कोई महिला आई और उसने 90 महीने में रजिस्टर किया, 90 महीने के पहले हफ्ते में एक बार चेकअप किया, दूसरे में किया, तीसरे में किया और चौथे में किया, तो उसको हम 4 एएनसी चेकअप पूरा किया नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एएनसी जांच में ये जरूरी है कि पहली जांच उन्होंने कब की, दूसरी जांच अब कब की, तीसरी जांच कब की और चौथी जांच कब की, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, इसका भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आपको ये चीजें पता चलेगी। पहले एएनसी जांच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके लिए, क्योंकि इस टाइम पे महिला का पेट बड़ा नहीं होता है, उसका वजन बड़ा नहीं होता है, तो इस टाइम पे जब भी हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, शुगर चेक करेंगे, वजन चेक करेंगे, तो हमको पूरा उसका पता चलेगा कि अभी फिलहाल मीन्स आगे चल के उसका कितना ये वजन बढ़ना है, बीपी बढ़ रहा है क्या, शुगर बढ़ रहा है क्या, ये सब पता चलेगा एएनसी पहली एएनसी जांच पहले 3 महीने में करेंगे। तो क्योंकि अगर कोई महिला, अगर मेरे को पता चलता है कि पहली तिमाही में उसको ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब वो गर्भावस्था से जुड़ा हुआ ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको पहले से ही वो बीमारी है, या उसका शुगर हाई निकलता है पहली एएनसी में पहले तिमाही में, तो इसका मतलब कि वो गर्भावस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पहले से ही डायबिटिक है। ठीक है, साथ ही में ये जो पहली एएनसी जांच होती है इसके दौरान एक सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, यानी एक गोली दी जाती है जिसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं।
है ना। ये एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बी की तरह टैबलेट होती है। इसका एक फायदा होता है कि बच्चे को जो इसमें जो हमारा ब्रेन रहता है ना, तो ब्रेन से जुड़े हुए जो डिफेक्ट्स रहते हैं वो उनको बच्चे को नहीं हो सकते। ब्रेन और हमारा जो क्या बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, तो अब हिंदी में स्पाइनल कॉर्ड आप समझ रहे हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं बच्चों को हो सकती है, या ब्रेन से जुड़ी हुई समस्याएं बच्चों को हो सकती है। तो उसकी वजह से वो जन्मजात समस्याएं होती है। तो इसीलिए ये पहली तिमाही बहुत जरूरी होती है। उस टाइम पे वो एक फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, जिससे कि ये रीढ़ की हड्डी की समस्याएं या बच्चे को ब्रेन में प्रॉब्लम होने की समस्याएं नहीं होगी। ठीक है। तो ये 400 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट होती है, रोज एक महिला को खानी होती है, और ये पहले तिमाही में कम से कम 30-60 दिन तो भी उसने खाना चाहिए। और बहुत अच्छा होता है कि अगर वो प्रसव पूर्व इसको, यानी अगर कोई दाम्पत्य को पता है कि अभी हमको प्रेगनेंसी चाहिए, तो प्रेगनेंसी होने से पहले से ही अगर ये फोलिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं वो लोग, तो उनको ज्यादा अच्छा फायदा होता है। ठीक है। तो पहली एएनसी जांच पहले तिमाही में करने के ये 2 फायदे हैं। सबसे पहले कि जो भी बेसलाइन उसके पैरामीटर्स क्या है वो हमको इसमें पता चल जाता है, और उसको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, प्लेन फॉलिक एसिड, उसमें आयरन नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है। फिर आते हैं दूसरी जांच पे, ये होता है चौथे महीने से छठे महीने तक। तो ये दूसरी जांच है ना, ये बहुत जरूरी है। इस टाइम पे क्या होता है ना कि बच्चा जो है वो हम लोग पेट का चेक करेंगे तो हमको गर्भाशय महसूस कर सकते हैं। साथ में यही टाइम है जब से माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो सकता है, माँ का क्या बोलते उसको आयरन फोलिक एसिड देने की जरूरत है, उसको कैल्शियम देने की जरूरत है, उसको आयरन डीवर्मिंग देने की जरूरत है, यानी जो कृमि नाशक दवाई होती है वो सब देने की जरूरत होती है। तो इसीलिए दूसरी जांच बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दौरान जो रहती है ना, बच्चे की धड़कन भी आती है, और थोड़ा सा आखिरी में बच्चा घूमना भी शुरू होता है। तो वो सब चीजों को हम अगर इस दौरान उसकी एएनसी जांच होगी तो इन चीजों को हम पता कर सकते हैं कि, और सही से उसको ले सकेगी जो भी मेडिसिन या सप्लीमेंटेशन उसको देना है। तीसरी जांच होती है वो 7वें से 8वें महीने में होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि प्रीमैच्योर बेबी या प्रीटर्म बेबी हम जिसको मिलते हैं, यानी समय से पूर्व बच्चा पैदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जब महिला 7वें से 8वें महीने में रहती है। तो इसीलिए इस टाइम पे तीसरी एएनसी जांच करना बहुत जरूरी है। और साथ ही में इसके साथ हमको करना होता है बर्थ माइक्रो प्लानिंग, यानी माँ को आपको तैयार करना है कि देखो अभी थोड़े दिनों में आपकी डिलीवरी हो सकती है, कौन से अस्पताल जाओगे, कैसे जाओगे, अस्पताल जाते टाइम आप क्या क्या चीजें लेके जाओगे साथ में, है ना, आपके साथ में कौन रहेगा, पैसे का क्या प्रबंध है, इंश्योरेंस का क्या प्रबंध है, अगर रात के समय में प्रॉब्लम होता है तो क्या व्हीकल से आप जाओगे। ये सब की प्लानिंग जो है वो गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में करनी होती है। ठीक है। और चौथी जो एएनसी है वो 90 महीने में, ताकि पता करने के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। वो ज्यादातर ये देखने के लिए रहता है कि बच्चा सर की तरफ से नीचे की तरफ है कि पाँव की तरफ से है। तो अगर सर की तरफ से नीचे है तो ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है। लेकिन अगर मेरे को अभी पता है कि 90 महीने में कि बच्चा आड़ा है या बच्चा कूल्हे की तरफ से है, तो एएनएम पहले से ही भाप सकती है कि ये बच्चे को, ये माँ को सीजर की जरूरत पड़ सकती है। तो इसको सिर्फ स्वास्थ्य केंद्र में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं, इसको एफआरयू में जाना चाहिए, फर्स्ट रेफरल सेंटर, या जहाँ पे सीजेरियन सेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है ऐसी संस्था में उसको ट्रीटमेंट के लिए मींस डिलीवरी के लिए जाना चाहिए। तो ये सबका जो नियोजन होता है ना, ये पूरी एएनसी जांच के दौरान होता है। ठीक है। तो अभी मैं मीन्स ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि हर एक जो टाइम हमने दिया है ना कि क्यों 3 महीने के भीतर, क्यों चौथे से छठे महीने के भीतर, क्यों 7वें से 8वें महीने के भीतर या 90 महीने में होना चाहिए, इसका ये इंपॉर्टेंस है। और अगर ये इस तरीके से किया गया तो ही उसको एक्चुअल में हमने 4 प्रसव पूर्व जांच हुई करके बोलना चाहिए। अगर कोई 4 दिन आके 4 एएनसी जांच कर रहा है तो वो 4 एएनसी जांच नहीं है।
अभी प्रसव पूर्व जांच जब होती है तो उस दौरान आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी वर्कर को क्या क्या करना होता है? तो एक तो सबसे पहले होता है कि मूत्र में यानी यूरिन में एल्ब्यूमिन या शुगर तो नहीं है, इसकी जांच करनी होती है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन अगर रहेगा तो इसका मतलब उसका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर रहेगा यूरिन में तो इसका मतलब उसको डायबिटीज है ना। साथ में खून की कमी पता करने के लिए हीमोग्लोबिन की भी जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि गर्भावस्था के दौरान हमारे यहाँ पे खून की कमी की इवन 60% गर्भवती महिलाओं को ये परेशानी है। तो इसीलिए ये खून की जांच करना जरूरी है, क्योंकि जो आयरन सप्लीमेंटेशन है ये खून हीमोग्लोबिन की मात्रा उसकी कितनी है उसके बेसिस पे उसको आयरन लेना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं क्या करती है, हाँ रोज की एक खाना है, लेकिन अगर आपको खून की कमी है तो आपको ज्यादा खानी है, एक से नहीं होगा, है ना। तो इस चीज के, लेकिन ये हमको पता कैसे चलेगा कि महिला को एक खानी है या दो खानी है? जब तक कि हम हीमोग्लोबिन की जांच नहीं करते हमको नहीं पता चलता कि ये महिला को एक गोली रोज की खानी है आयरन की या 2 गोली खानी है। अगर महिला का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर रहेगा तो उसको रोज की एक ही खाना है, और अगर उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से नीचे रहता है तो उसको रोज 2 गोली खानी चाहिए। ठीक है, तभी तो उसकी वो जो कमी है वो भर के निकल के आएगी। इसीलिए ये हीमोग्लोबिन किया जाना बहुत जरूरी है। साथ में ये जो वजन, गर्भावस्था के दौरान वजन मापना भी बहुत जरूरी है। आप अपना शेड्यूल देखेंगे तो उसमें भी हमने ये पूछा है, आपको भी उसमें डेटा एंट्री करनी है कि पूरे गर्भावस्था के दौरान ये महिला का कितना वजन बढ़ा। तो अमूमन ये माना जाता है कि औसतन 9 से 11 किलो वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है ना कि ये तो एवरेज है। अगर कोई महिला पहले से ही बहुत ज्यादा मोटी है तो जरूरी नहीं कि उसका भी वजन 9 से 11 किलो बढ़ना चाहिए, उसका अगर 4-5 किलो या 6 किलो बढ़ा तो भी चल जाएगा। अगर कोई महिला बहुत ज्यादा कुपोषित है तो जरूरी नहीं उसका 9 से 11 किलो ही वजन बढ़ना चाहिए, उसका 15-16 किलो वजन भी बढ़ना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये जो है ये कोई 9 से 11 किलो यानी ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हाँ 9 से 11 अगर रहेगा तो ही वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे तो, लेकिन ये आप कब पता कर पाएंगे कि उसका वजन कितना बढ़ा? गर्भावस्था के दौरान उसका वजन कितना बढ़ा कैसे पता कर पाएंगे? गर्भावस्था के दौरान किसी बच्चे का कितना वजन बढ़ा कोई बताएगा? तो अगर ये पता करना है तो सबसे पहले तो उसको पहली तिमाही में उसका वजन कितना था वो पता होना चाहिए हमको, तभी तो पता चलेगा ना कि गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ा, क्योंकि जो गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना शुरू होता है दूसरी तिमाही से, है ना। तो वो वजन जो है पहली तिमाही में उसका वजन कितना था और आखिरी तिमाही में उसका वजन कितना था, ये दोनों को जब हम आखिरी तिमाही में से पहले तिमाही का वजन जब हम माइनस करेंगे तो अब हम पता चलेगा कि उसका वजन कितना किलो बढ़ा, है ना। समझो उसका 9वीं तिमाही में वजन है 50 किलो और पहले जब गर्भावस्था की पहली टाइम पे जब थी तो उसका वजन था 40 किलो, तो टोटल कितना वजन बढ़ा उसका गर्भावस्था के दौरान? 10 किलो, है ना। 50 - 40 = 10। तो लेकिन ये तभी मैं कर पा रही हूं जब उसका पहली तिमाही का वजन वहां पे दर्ज है। अगर उसको पता नहीं, अगर वो पहली तिमाही में भी नहीं लिया, अगर उसको पता है कि मीन्स जब वो प्रेग्नेंट होने जा रही थी तब उसका वजन कितना है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके ये इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। ऐसे ही बिना सोचे समझे इसको 9 to 11 kgs की रेंज में नहीं आप एंटर करेंगे। आपको ये जो इंफॉर्मेशन है वजन की, आपको मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होता है या ANC कार्ड होता है, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम है उसका, और कोई अगर प्राइवेट में जा रहा होगा तो उसके प्राइवेट के रिकॉर्ड में भी आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
तो उसमें अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका वजन 9 से 11 किलो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला 9 से 11 किलो इज नॉट अ सैक्रोसेंट, मीन्स ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर की इतना ही बढ़ना चाहिए। कोई अगर जैसे मैंने बोला कि कोई मोटा है तो उसका अगर 4 से 7 किलो भी वजन बढ़ता है तो भी इट इज नॉर्मल, और अगर बहुत कोई अति कुपोषित है तो उसका अगर 16-17 किलो वजन भी बढ़ता है तो भी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे जानना है कि टोटल कितना वजन बढ़ा। ठीक है, फिर रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, है ना। तो ब्लड प्रेशर सभी को, अगर कोई महिला को नहीं पता होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है तो आप मैंने चित्र इसीलिए इसमें डाले हैं ताकि उनको आप अगर उनको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो ये आप चित्र में जो जैसे विवरण दिया है वैसे विवरण बता के भी माँ से ही इंफॉर्मेशन जान सकते हो कि कहाँ आपको कहीं कभी रक्तचाप वगैरह चेक हुआ क्या, और था तो बढ़ा हुआ था या कम था। और साथ में पेट की जांच, ये पेट की जांच बहुत बहुत जरूरी है। ये गर्भावस्था के दौरान होनी ही चाहिए। एएनएम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये गर्भावस्था में जांच करनी है। ठीक है, साथ में टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन। तो आप सभी को पता होगा कि पहले जो हम महिलाओं को, जो गर्भवती महिला को जो इंजेक्शन दिया जाता था वो टिटेनस टॉक्साइड दिया जाता था। लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन चेंज हो गई है, तो अभी उसको हम बोलते हैं टीडी इंजेक्शन, यानी इसमें टिटेनस प्लस डिप्थीरिया, ये 2 बीमारी के लिए ये इंजेक्शन है। ठीक है, और तो ये ध्यान में रखिएगा कि मींस लोग शायद टीटी ही बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो टीडी है, नॉट टीटी। ठीक है, और इसके 1 या 2 डोजेस दिए जाते हैं। अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट है तो यूजुअली उसको 2 डोजेस दिए जाएंगे। पहला डोज तुरंत, जैसे ही अगर वो फर्स्ट एएनसी चेकअप के लिए आती है तो पहला डोज उसको तुरंत दे देना है, और दूसरा डोज 1 महीने के अंतराल पे देना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि उसको 2 डोजेस मिले। लेकिन एक दूसरी महिला है जो दूसरी बार प्रेग्नेंट है और अगर उसके पहले बच्चे में और दूसरे बच्चे में अंतर जो है वो 2 साल से कम है, तो ऐसे में उसको सिर्फ 1 ही इंजेक्शन लगेगा, क्योंकि उसने पहली गर्भावस्था में इंजेक्शन लिए रहेंगे 2, तो इसलिए अभी फिर से उसको 2 लेने की जरूरत नहीं है, उसको 1 ही इंजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका 2 प्रेगनेंसी में का अंतर जो है वो ज्यादा है, 3 साल 4 साल है, तो उसको फिर से 2 इंजेक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो जब आप ये टिटेनस टॉक्साइड की या टीडी की इंजेक्शन की इंफॉर्मेशन भरेंगे तो जरूरी नहीं कि हर एक महिला को 2 इंजेक्शन मिलेगा तो ही वो कंप्लीट टीकाकरण है। कोई महिलाएं रहेंगी जिनको 1 ही टीका दिया जाएगा, कोई महिला रहेगी जिनको 2 टीका। सिर्फ आपको ये देखना है कि 2 डिलीवरी के बीच में का अंतर कितना है। अगर कोई महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और उसको 1 टीटी मिला तो समझिए कि उसको टीडी मिला, तो समझिए कि उसका टीकाकरण पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई महिला है जिसका पहली ये साल में 2020 में एक बच्चा हुआ, फिर 2022 में फिर से आ गई प्रेग्नेंट होके, तो वो महिला को 2 डोजेस मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने 20 में 2 इंजेक्शन ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अभी उसने 1 लिया तो भी उसको हम पूर्ण टीकाकरण मानेंगे। साथ ही में जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती है उनको आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम, ये 2 टैबलेट्स लेनी होती है। ठीक है, फोलिक एसिड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फोलिक एसिड जो रहता है, सादा फोलिक एसिड, वो सिर्फ पहली तिमाही में दिया जाता है। दूसरी तिमाही में यानी चौथे महीने से लेके उसको आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गोली है वो हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है महिला का, उस हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर है तो अगर उसने रोज की 1 गोली खाई तो ठीक है, लेकिन अगर उसका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से नीचे है तो उसको दिन में 2 गोली खाने की जरूरत है। ठीक है, और ये जो गोलियां है उनको कितने दिन लेना होता है? 180 दिन गर्भावस्था के दौरान
कंप्लीट 180 दिन मीन्स चौथे महीने से लेके जब तक के वो डिलीवर होती है ना, वो पूरा महीना 6 महीने के लिए उसको ये आयरन फोलिक एसिड टैबलेट लेनी होती है। अगर कोई महिला का हीमोग्लोबिन कम है और उसको 2 टैबलेट दी गई तो उसके बाद में एएनएम को फिर से हीमोग्लोबिन चेक करना होता है, ठीक है। और अगर वो हीमोग्लोबिन फिर से कम निकला तो ही फिर वो 2 टैबलेट लेगी। अगर वो 11 ग्राम के ऊपर हो जाता है तो फिर उसको सिर्फ एक ही टैबलेट लेने की जरूरत है, फिर उसको 2 टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आइडियल सिचुएशन है। एक्चुअल में जो गाइडलाइन हमारी बोलती है ये इस तरीके से होना है, लेकिन आप फील्ड में जाएंगे तो आप जानेंगे कि ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए जो डेटा का एनालिसिस होगा ना उसके लिए हमको काम में आएगा कि हम वो अगर समझो 11 ग्राम से नीचे है और वो एक ही टैबलेट खा रही है तो वो लेके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो डोज 2 टैबलेट का है ना। तो ये परेशानी हो सकती है। साथ ही में कैल्शियम, सो कैल्शियम भी जो है ना वो चौथे महीने से लेके 90 महीने तक पूरा उसको 6 महीने के लिए लेना होता है, यानी 180 दिन। और कैल्शियम की जो गोली आती है ना वो दिन में 2 बार खानी होती है, इसका कोई लेवल के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। कैल्शियम का सिर्फ आईएफए टैबलेट का हीमोग्लोबिन लेवल के साथ संबंध है, ठीक है। कैल्शियम हर एक गर्भवती महिला को सुबह शाम 2 लेनी है, एक टाइम पे दोनों टैबलेट नहीं खानी है, सुबह में एक खाएंगे, शाम को रात को एक खाएंगे, ठीक है। साथ ही में गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में एक और चीज दी जाती है, वो है टैबलेट एल्बेंडाजोल, जिससे कि जो ये कृमि नाशक दवाई है, ये एक ही गोली होती है और ज्यादातर ये बताया गया है प्रोग्राम में कि एएनएम ने उसको अपने सामने ही गर्भवती महिला को खिलाना चाहिए। लेकिन ये जो टैबलेट है ये खाली पेट नहीं ले सकते, ये कुछ खाने के बाद लेनी होती है। तो हो सकता है कि वो टैबलेट एएनएम उसको दे दे और बोले कि घर जाके तुम खा लेना। तो ये जो टैबलेट है ये चौथी तिमाही में ही लेना होता है। ये जो टैबलेट है इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कृमि मर जाएंगे, तो जो आयरन फॉलिक एसिड हम दे रहे हैं उससे हीमोग्लोबिन बढ़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। अभी तक के सबको समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई प्रॉब्लम या मैंने और कुछ बताना चाहिए? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सबको समझ में आ रहा है ना? आगे जाऊं फिर मैं? किसी को कोई डाउट है? ठीक है मैम, चलिए। ओके फाइन। अभी बात करते हैं सबसे जरूरी चीज जो है खाना, है ना। तो गर्भावस्था के दौरान पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बच्चा भी है और माँ भी है, तो जितना माँ हमेशा खाती है उससे ज्यादा अतिरिक्त भोजन माँ को लेने की जरूरत है। तो ये न्यूट्रिशन गर्भावस्था के दौरान बहुत जरूरी है। तो जो भी महिला खाना खाती है उससे, वो जो अभी हमेशा से खाती आई है उससे उसको एक भोजन अतिरिक्त लेना बहुत जरूरी है। साथ में उसके खाने में ऐसे पदार्थ जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ज्यादा मात्रा में होते हैं वो भी उसके खाने में होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन से है रूटीन में हमारे पास जो पदार्थ जो अवेलेबल है कैल्शियम प्रोटीन जिसमें ज्यादा होता है, वो है दूध, दही, छाछ, पनीर, है ना। सीताफल भी एक फल में अगर हम बात करेंगे तो सीताफल, ये जो चीजें हैं इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर में उपलब्ध है। साथ में पालक, हरे पत्तेदार सब्जी में अगर लो तो पालक में भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। तो अगर इस तरीके का पदार्थ माँ खा रही है तो इसका मतलब उसको प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन मिल पा रहा है, ठीक है। क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती है ना कि नॉनवेज खाओ या बहुत ज्यादा टैबलेट्स खाओ या मेडिसिन खाओ, है ना।
तो लेकिन अगर ये खाने में सिंपल दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, अंडा है ना, जो भी अंडा खाता है, अंडा, फल, मौसमी फल, ये भी हमने माँ ने खाने चाहिए। तो ताजा मौसमी फल, जरूरी नहीं कि सेब खाए तो ही अच्छा है, नहीं, जो भी मौसमी फल अवेलेबल है, समझो संतरा अवेलेबल तो संतरा खाओ, आम अवेलेबल है तो आम खाओ, सीताफल अवेलेबल है तो सीताफल खाओ। तो इस तरीके की जो भी ताजा और मौसमी फल है उनको खाने चाहिए, साथ में सब्जियां, क्योंकि सब्जियों में ही विटामिन और मिनरल्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में दालें, दालें जो होती है हमारी, तुअर दाल, या फिर अरहर दाल बोलते हैं, चना दाल, उड़द दाल, है ना, मूंग दाल, तो ये सारी दालें अच्छी हैं। ऐसा नहीं जरूरी कि एक ही प्रकार की दाल माने खानी चाहिए, अच्छा होगा अगर वो हमेशा बदल बदल के भी डिफरेंट डिफरेंट दालें खाए, तो उनको अच्छी तरीके से प्रोटीन मिल सकेगा। साथ में हरी सब्जियां, जैसे सभी को पता होगा ड्रम स्टिक या मूंगना बोलते हैं जिसको, या मेरिंगा बोलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है माने खाना। साथ में मूंगफली, है ना, जो लोग शाकाहारी है तो प्रोटीन लेने की जरूरत है तो मूंगफली खाना अच्छा है। और जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, है ना, ये सब चीजें भी खा सकते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान माँ को एक अतिरिक्त भोजन खाना बहुत जरूरी है, और भोजन में ये विविधता होना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ रोटी या सिर्फ राइस से नहीं होगा। गर्भावस्था में दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो आराम। आप ये क्वेश्चन भी आप इंटरव्यू शेड्यूल में देखेंगे, आप ये पूछने वाले इंफॉर्मेशन, तो कम से कम 2 घंटे दोपहर में आराम करना चाहिए महिला ने, और रात को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। तो ये आराम बहुत जरूरी है, और सोते टाइम उसको बाएं करवट पे सोना चाहिए, ताकि बच्चे को जो खून है वो अच्छे से मिलता है। बाएं करवट पे सोने की वजह से बच्चे को अच्छे से माँ का खून पहुंचता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है, या बच्चे की जो क्या बोलेंगे, ग्रोथ है, वो अच्छे से होती है। साथ में उसने भारी सामान या बहुत कड़ी मेहनत करने वाले जो काम है वो नहीं करना चाहिए। और साथ में ये भी एक चीज है, हमने ये रखा नहीं है, गर्भावस्था के दौरान ना ही उसने स्मोक करना चाहिए, टोबैको, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, या शराब नहीं पीनी चाहिए। हो सकता है कि अभी अर्बन एरिया में भी और रूरल एरियाज में भी कहीं कहीं पे आपको हुक्के का चलन मिल सकता है, या फिर अगर इवन हस्बैंड भी स्मोक कर रहा है और वहां पे गर्भवती महिला है, तो इवन पैसिव स्मोकिंग जो बोलते हैं हमको, कि कोई और स्मोक कर रहा है और वहां पे वो महिला बैठी है, तो उसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। तो ये भी वो महिला के लिए हानिकारक है, बच्चे के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो मीन्स उस पे तो हम बहुत ज्यादा ये घर में तो कर सकते हैं कंट्रोल, लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वो खुद का सेवन कंट्रोल कर सकती है तो बहुत अच्छा है, कि उसने ना ही कोई अल्कोहल लेना चाहिए, ना शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, इस सब का सेवन गर्भावस्था के दौरान नहीं लेना चाहिए। ये हो गया। यहाँ तक कि हमारी जो एएनसी रिलेटेड सर्विसेज है उसमें हमारी यहाँ पे ये खत्म होती है। ठीक है, तो ये जो थी ये सारी महिला से जुड़ी हुई एएनसी रिलेटेड सर्विसेज थी, जिसको हम हमारे टूल में भी कैप्चर करने वाले हैं। जो आप इंटरव्यू शेड्यूल आपने हम लोगों ने बनाया है, उसमें इन्हीं सारे चीजों के बारे में हम गर्भवती महिला से इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आते हैं सबसे जरूरी बात, खान पान की, यानी स्तनपान, है ना, जिसको हम IYCF प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, है ना। और इसके लिए जो काउंसलिंग होता है गर्भवती महिला को, उसको गर्भावस्था के दौरान से ही बताना शुरू करना होता है, क्योंकि देखिए डिलीवरी कब भी हो सकती है, तो हमें पता नहीं, तो महिला को पता, पहले से पता होना चाहिए कि उसको बच्चे को स्तनपान कराना है, कैसे कराना है, कब कराना है, कितने बार कराना है। तो ये सब भी जानकारी हम उसको
गर्भावस्था के दौरान ही देते हैं। जो एएनसी चेकअप में जब हम खान पान की बात करते हैं, महिला की खान पान की बात करते हैं, साथ ही में हम जो बच्चा पैदा होने वाला है उसकी कैसे देखभाल करनी है और उसका कैसे खान पान रखना है, उसके बारे में भी हम उसको बात करते हैं। तो जो स्तनपान की बात करते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं महिला को कि जो डिलीवरी के बाद जल्द से जल्द उसको स्तनपान कराना है, और अगर कराना भी है तो 1 घंटे के भीतर, पहला 1 घंटा बहुत जरूरी है, उसके भीतर ये ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। और आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल डिलीवरी है तो हो जाएगा, सीजर में कैसे होगा? सीजर में भी 1 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माँ को नॉर्मल डिलीवरी हुई या सीजर हुआ है ना, अनलेस की माँ की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, वो कोमा में है या अनकॉन्शियस है, तो ही वो डॉक्टर्स के इसके हिसाब से आप उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराओगे। लेकिन जहां तक हो सके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग का रिफ्लेक्स जो है वो पहले 1 घंटे में एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है पता है, जो स्मेल बच्चे को पेट के अंदर मिलता है ना, जिसमें वो 9 महीने पला है, वो स्मेल और वो जो ब्रेस्ट के निप्पल का स्मेल होता है वो सेम होता है। तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेता है और सक करना शुरू करता है। और ये जब तक कि बच्चा ये दूध पीना शुरू नहीं करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग का रिफ्लेक्स नहीं एस्टैब्लिश होगा और माँ को अच्छे से जो मिल्क है वो नहीं आएगा। और फिर आगे चल के क्या, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम होता है, हमेशा की कंप्लेंट थी कि मेरे को दूध ही नहीं आ रहा, दूध ही नहीं आ रहा, दूध ही नहीं। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पहला 1 घंटा जिसमें वो एस्टैब्लिश करने का था रिफ्लेक्स, वो उन्होंने गवा दिया, है ना। और बाद में जब बच्चे को वो लगाने की कोशिश करते हैं, अभी बच्चा नॉट इंटरेस्टेड है ना, तो फिर हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसको फिर से ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ लेके आने के लिए। तो इसीलिए ये पहले 1 घंटे में, डिलीवरी के बाद 1 घंटे के अंदर उसको स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। उसका एक और फायदा है, इस स्तनपान कराने की वजह से माँ के शरीर में एक पदार्थ तैयार होता है, हार्मोन, जिसको हम ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। वो सब आपको पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शंस उसमें ऐसे हमने रिस्पॉन्सेस में लिखे हैं तो आपको वो पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इससे एक हार्मोन महिला के शरीर में तैयार होता है। जब हम ये ब्रेस्ट निपल बच्चे के मुंह में जाता है तो उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और वो जो है वो गर्भाशय की थैली है उसको संकुचित करने में मदद करता है। तो उसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे जो महिला को ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग कम हो जाए। ठीक है, सो ये 2-3 फायदे हैं पहले 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने। ठीक है, और इसमें भी सबसे पहले जो होता है ना कि पहला दूध, जो माँ का पहला दूध होता है वो भी देना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों ने देखा होगा गाय जब बच्चा बछड़ा देती है तो उसका भी एक पीले रंग का दूध आता है ना, उसके पदार्थ भी बना के खाते हैं, मिठाई भी बना के खाते हैं सब लोग। तो वैसे ही इंसानों में भी जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। वो पीले रंग का होता है क्योंकि उसमें ना फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और ये सबसे जरूरी और सबसे हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क है। अगर मैंने कुछ देर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये स्टेट्स में काम किया है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो है ना, ये लोग सोचते हैं कि ये दूध खराब है और उसको निकाल के फेंक देते हैं, और फिर जब सफेद मिल्क आना शुरू होता है तो दूध पिलाना शुरू करते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये पीला गाढ़ा माँ का पहला दूध होता है, जिसमें बहुत सारे फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये खीस भी बोलते हैं, तो ये बच्चे को देना चाहिए, है ना। और पहले 6 महीने के लिए माँ सिर्फ बच्चे को अपने माँ का ही दूध देना चाहिए, ऊपर से कुछ भी चीजें देने की जरूरत नहीं है, ना ही पानी देने की जरूरत है। शहद, घुट्टी, है ना, वो कुछ कुछ मेडिसिन रहते हैं, उसको घिस के फिर वो चम्मच से रोज जन्म घुट्टी करके देते हैं,
सो ये सब चीजें बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। गर्मी के दिनों में भी माँ बच्चे को ऊपर से पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो माँ का दूध रहता है उसमें जितना भी बच्चे की जरूरत है उतना बच्चे के लिए जरूरत के हिसाब से पूरा पानी माँ के दूध में अवेलेबल है। तो वो बच्चे को अगर वो ब्रेस्ट मिल्क मिल जाएगा तो उसकी जितनी भी पहले 6 महीने की आवश्यकता है उसमें पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बच्चे को होठ को पानी लगाएंगे या पानी पिलाएंगे गर्मी के दिनों में, ये सब चीजें उनको नहीं करनी है। ठीक है। और कुछ कुछ लोग सोचते हैं कि हर 2 घंटे में, हर 4 घंटे में टाइम लगा लगा के ब्रेस्ट फीड करते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है ना। बच्चे को जब भी भूख लगे तब बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, कभी भी हमने टाइम लगा के बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। और ब्रेस्ट आप एक क्वेश्चन उसमें ये भी है कि बहुत बार क्या होता है ना कि दिन भर तो माँ पिला लेती है लेकिन रात में सो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे को रात में ब्रेस्ट मिल्क ना मिलना और उसकी वजह से बच्चा कुपोषित होना। तो कम से कम माँ को रात में भी उसको कम से कम 2 से 3 फीड मिलना ही चाहिए, तभी उसको वो पूरा स्तनपान उसका हो पाएगा। और अगर समझो बच्चे को ये 6 महीने के दौरान अगर आप सिर्फ माँ का दूध पिलाते रहेंगे ना, तो आप मेरे से लिख लीजिए कि बच्चे को दस्त, निमोनिया ये जैसे बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी, है ना। और अगर हम पूरी स्वच्छता रखेंगे, हैंड वॉशिंग और ये सब की प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे बच्चे को दूध पिलाने से पहले, दूध पिलाने के बाद, तो ये सब नहीं होगा। लेकिन समझो ये सब करने के बावजूद अगर बच्चे को लूज मोशंस हो जाते हैं, यानी डायरिया हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, या जुकाम हो जाता है, या खांसी हो जाती है, तो बहुत बार लोग क्या करते हैं ना कि बच्चे को खाना खिलाना या दूध पिलाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। दस्त लगी है या कुछ भी हो रहा है तो माँ का दूध उसको पिलाना हमको शुरू रखना चाहिए। ठीक है। तो ये है माँ का दूध पिलाना पहले 1 घंटे में शुरू करना चाहिए। फिर उसको बच्चे को माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाना चाहिए। और हर एक बच्चा मीन्स वेदर इट इज नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी, उसको पहले 1 घंटे में वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। और कम से कम 6 महीने के लिए माँ को सिर्फ स्तनपान ही कराना है, ऊपर से कोई और चीज उसको बच्चे को देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कोई क्वेश्चन नोट करके रखते, कल भी हम लोग पूछ सकते हैं। जो अभी वो प्रेजेंटेशन है ना पूरा हम लोग का एक वीडियो भी बना के देता हूं, वो आप लोग यूज कभी भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत यूज होगा। मैडम का बहुत अच्छा। मैंने जानबूझ के हिंदी में ही रखा मटेरियल, लेकिन जहाँ पे मेरा प्रॉब्लम हो रहा था वहां पे इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में समझा दूंगी आप लोगों को। ठीक है है ना। और ये सिंपल रखी हूँ मैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में और बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जा रही हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये भी बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है तो मैं इसको भी कम कर सकती हूँ। ठीक है। लेकिन ये बहुत जरूरी है आपको फील्ड में जाने से पहले ये सब चीजें समझ लेना, ताकि जब आप फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको आसानी होगी लोगों को क्वेश्चन पूछते टाइम, है ना। क्योंकि अगर आपको जानकारी सही से रहेगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन पूछ सकोगे, अच्छे से लोगों से रिस्पॉन्स ले सकोगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, या ऊपरी आहार भी उसको बोलते हैं, या पूरक आहार भी उसको बोलते हैं। तो ऊपरी आहार, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पूरक आहार, ये सारा सेम नाम है। तो जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसके बाद में बच्चे को माँ के दूध के अलावा ऊपरी आहार की भी जरूरत होती है, क्योंकि आप लोग भी जान रहे कि अभी बच्चा जो है वो धीरे धीरे बैठने लगता है, कुछ चीजें मुंह में डालने लगता है ना। और उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है तो उसका बोन का ग्रोथ हो रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा होता है, तो उसकी वजह से उसको बच्चे को और ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और ये जो है वो 6 माह के मीन्स जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उससे ये ऊपरी आहार देना हमको शुरू करना है।
तो जहां तक इंडिया में हमने पाया है, भारत देश में हमने देखा है कि लोग जो है स्पेशली रूरल एरियाज में, अर्बन एरिया में प्रॉब्लम है कि चौथे महीने से ऊपर का खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, और रूरल एरिया में प्रॉब्लम है कि वो 6 महीने, बच्चा 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, तो भी उसको ऊपर का खाना खिलाना शुरू नहीं करते हैं, सिर्फ माँ के ही दूध पे बच्चा होता है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो 6 माह पे शुरू करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपरी आहार शुरू कर दिया तो माँ का दूध बंद कर देना है। माँ का दूध भी कम से कम 2 साल देना है, कम से कम। आजकल तो लोग 12 महीने में ही माँ का दूध बंद कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये माँ के लिए भी बुरा है और बच्चे के लिए भी बुरा है ना। तो कम से कम 2 साल के लिए माँ का दूध बच्चे को मिलना चाहिए। इसका फायदा क्या है पता है, आजकल लोगों को बच्चे कम होते हैं, तो जितना ज्यादा देर माँ दूध पिलाएगी उतना उसको आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे। जितना माँ दूध अपना कम पिलाएगी उतना उसको खतरा ब्रेस्ट कैंसर होने का ज्यादा रहेगा आगे चल के, है ना। और ये प्रूव्ड फैक्ट है, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ आपको, ये रिसर्च में हमको पता चला है। तो माँ के दूध में जितनी भी एंटीबॉडीज रहती है वो सब भी बच्चे को मिलती है, और साथ में माँ को भी फायदा होता है कि उसको आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। और मैंने आपको बोला कि हम 1000 डे की विंडो को देख रहे हैं, है ना। तो बच्चे की सेहत, जब बच्चा डेवलप हो रहा है, वो 2 वर्ष तक का बच्चा जब हो रहा है तब तक ही डेवलप हो रहा है ना। तो क्या होगा अगर माँ दूध पिलाती रही, समझो कभी उनके पास पैसे नहीं रहे अच्छा खाना बच्चे को खिलाने के, या समझो पाउडर का ही डब्बे का ही कुछ खिला रहे हैं, अब नहीं है, तो एटलीस्ट बच्चा माँ का दूध पिएगा तो उसको माँ के दूध से जो भी उसकी न्यूट्रिशन है वो मिलती रहेगी। तो इसीलिए कंटिन्यू फ्रीक्वेंट ऑन डिमांड ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये WHO की भी गाइडलाइन है कि बच्चे को जब तक कि वो 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक कि उसकी जब भी जरूरत है माँ का दूध पिलाना अत्यंत आवश्यक है। और और इसमें भी जरूरी है कि रिस्पॉन्सिव फीडिंग करना, यानी बच्चे को डायरेक्टली फीड करना चाहिए, कोई बॉटल से या ऐसे चीजों से हमको फीड नहीं करना चाहिए। और जो भी एंगेज्ड है, और दूसरी चीज कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे के हाथ में बिस्किट थमा देते हैं और उसको चूसने के लिए छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जब हम बच्चे को खिला रहे हैं तो स्पेशली जो बच्चे छोटे हैं, है ना, एटलीस्ट अप टू 1 ईयर, वो बच्चे को हमको हमारे हाथ से खिलाना जरूरी है, ताकि आप इंश्योर करें। क्योंकि क्या होगा ना कि थोड़ी देर चूसेगा बिस्किट, फिर इधर उधर गिर गया, उसको दिख नहीं रहा, पलटी नहीं मार रहा, छूट गया, है ना, तो जिसको उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि वो जो बच्चे को है वो जो खाना एक्टिवली माँ या पिताजी या जो भी घर में है, दादी दादाजी या मासी आंटी, जो भी वो बच्चे की ध्यान दे रहे हैं उसने खिलाना चाहिए। और इसमें भी जरूरी है कि वो खाना जो है वो धीरे धीरे खिलाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं कि फटाफट एक एक चमचा 2 चम्मच 3, इसमें चोकिंग होने की ज्यादा जरूरत होती है। और जितना बच्चे को चाहिए उतना ही खिलाना चाहिए, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं, उसको माँ को, उन लोगों को सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात, गुड हाइजीन एंड प्रॉपर फूड हैंडलिंग, है ना। जो भी यूजुअली जो रेकमेंडेड प्रैक्टिस है कि अगर ऊपरी आहार देना है तो बेटर है कि वो कटोरी चम्मच से दिया जाए। बॉटल्स को हम टोटली डिस्करेज करते हैं, बॉटल सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। आप देखिए जितने भी बॉटल फेड बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, उनका पेट बाहर निकला होता है, शरीर फूला फूला सा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना कि उनको समझ में ही नहीं आता कितना खाना है, कितना ये करना है ना। और ऐसे हाइजीन मेंटेन नहीं होता, क्योंकि आप हर बार बॉईल नहीं करते, उसको स्टरलाइज नहीं करते, फिर हैंड वॉशिंग का नहीं हो पाता, है ना। तो उसकी वजह से उस ऐसे बच्चों को डायरिया भी बहुत ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बॉटल फीडिंग इज टोटली डिस्करेज्ड, है ना। कितना भी एजुकेटेड लोग रहे, अनएजुकेटेड लोग रहे, कोई भी रहे, किसी को भी ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग नहीं करना चाहिए। जो भी फीडिंग है वो कटोरी चम्मच से करनी चाहिए, है ना। और जब इनको खाना देने की शुरुआत करते हैं तो इसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि पहले क्या बोलते थे, दाल का पानी पिला दो, नारियल का पानी पिला दो,
है ना, ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी नहीं, अभी जो है इसमें थोड़ा सा, अभी जो गाइडलाइंस है वो क्लियर कट गाइडलाइंस है कि जो बच्चे को सिर्फ पानी पिलाने से नहीं होने वाला, उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड सा रहना चाहिए। सेमी सॉलिड ऐसे कंसिस्टेंसी कि पानी, अगर आपको पता है कि चम्मच में अगर आप पतली, एकदम पतली चीज लोगे तो हम अगर चम्मच को नीचे घुमाते हैं तो वो जल्दी से नीचे थाली में या कटोरी में गिर जाएगा। सेमी सॉलिड यानी ऐसे रहेगा कि वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो इस कंसिस्टेंसी का खाना बच्चे को हमने खिलाना चाहिए। और जो 6 से 8 महीने के बच्चे हैं उनको 2 से 3 खाने एक दिन में खिलाने चाहिए, मैक्सिमम 1 कटोरी ईच टाइम। तो यहाँ पे 1 कटोरी, अब आप बोलेंगे कि कटोरी तो हर एक जगह पे अलग अलग होती है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 1 कटोरी यानी जिसमें 70 ml है ना, 70 ml तक का जो पानी है या कुछ भी दाल है, दलिया है, खिचड़ी है, जिसमें 70 ml का मा सकेगा उसको हम अमूमन 1 कटोरी मानते हैं। सो ऐसे उसको ब्रेस्ट मिल्क के अलावा 2 से 3 मील देने हैं अगर बच्चा 6 to 8 मंथ्स का है, और अगर 9 to 23 मंथ्स का है तो उसको 3 से 4 मील देना है। और उसमें मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, 1.5 कटोरी देनी है हर टाइम पे। और उसके साथ में 1-2 एडिशनल स्नैक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि पोहा हो गया या मुरमुरा हो गया या पोहा हो गया या बिस्किट, सबसे इजी रहता है फिंगर फूड देने के लिए, है ना। तो एडिशनल या कुछ केला हो गया, तो इस तरीके से चीजें दी जा सकती है। और अगर बच्चे को इलनेस है या कुछ भी है, यानी सर्दी खांसी हुआ है, लूज मोशन हुआ है, तो जैसे पहले 6 मंथ्स में एप्लीकेबल था वैसे ही उसके बाद भी आपको बच्चे को ये सारी चीजें कंटिन्यू करना है। कभी भी बच्चे का जब भी जुकाम होता है या जब भी उसको लूज मोशन लगते हैं तो खाना बंद नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यही सबसे बड़ा विशियस सर्कल है। लोगों, बच्चों को बीमारी होती है, उस टाइम पे हम उनको खाना नहीं खिलाते, फिर उनका वजन कम हो जाता, वजन कम हो जाता, फिर से बीमार पड़ता है, फिर से खाना नहीं खिलाते, फिर से उसका वजन कम होता, और आगे चल के ऐसा ही बच्चा कुपोषित बनता है। ठीक है, तो ये सब बात हमने की कि जो बच्चे ब्रेस्ट फेड है ना, उन लोगों के लिए 2 to 3 मील्स पर डे या 3 to 4 मील्स पर डे। लेकिन ऐसे हो सकता है कि कोई महिला में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं कर पा रहे हो, महिला को बिल्कुल भी दूध ही नहीं आ रहा, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो बच्चे को 4 से 5 मील्स पर डे देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ऊपरी आहार की या पूरक आहार की। ऊपरी आहार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हम स्तनपान के अलावा ये भी खाना हमको बच्चे को देने की आवश्यकता है ना। और स्तनपान कम से कम हमको कब तक के करना है, 2 साल तक के। बच्चा 2 साल तक का जब तक नहीं हो जाता तब तक के देना है। और फ्रीक्वेंसी 6 से 8 माह के बच्चे जो है उनको 2 से 3 बार देना है, और 9 माह से 23 माह के बच्चों को आपको 3 से 4 बार देना है। ठीक है, और अगर कोई बच्चा है जिसको माँ का दूध नहीं मिल रहा है तो उसको कम से कम 4 से 5 बार 4 से 5 बार मिलना चाहिए, तभी हम उसको जानेंगे कि ये सही है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पे? आगे जाओ। आगे जा सकते हैं। जब हम ये न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे हमने इंटरव्यू शेड्यूल में कुछ चीजें पूछी है, जैसे कि हमने मीन्स जो महिला है या बच्चा है उसके लिए हमने पूछा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में क्या क्या खाना खाया है ना। तो जब आपके साथ टूल डिस्कस होगा उसमें ये सारी चीजें आपको डिस्कस होगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो कुछ चीजें हैं वो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से बड़ों के लिए 7 फूड ग्रुप्स में डिवाइडेड है और बच्चों के लिए 8 फूड ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो और इसमें से कम 4 तो भी फूड ग्रुप्स बच्चे ने रोज लेना चाहिए, कम से कम 4।
ज्यादा वो 5, 6, 7, 8 ले सकता है, लेकिन कम से कम 4 फूड ग्रुप्स उसने लेने ही चाहिए। और ये फूड का ग्रुपिंग जो है ना वो इसी तरीके से है, ये WHO का रिकमेंडेशन है। और लेफ्ट साइड में आप जो थाली देख रहे हो ना, ये NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है हैदराबाद में इंडिया का, उन्होंने इंडियंस के लिए रिकमेंडेड चीज बनाई हुई है कि एक जो एडल्ट है उसने उसके खाने में क्या प्रपोर्शन में चीजें होनी चाहिए, कितनी उसने खानी चाहिए। ठीक है, तो फूड ग्रुप्स में बच्चों के लिए सबसे पहला ग्रुप है ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ का दूध। दूसरा है ग्रेन्स, रूट्स, ट्यूबर्स एंड प्लैंटन्स। ग्रेन्स यानी अपने क्या बोलेंगे, चावल, गेहूं सारे, ठीक है। रूट्स एंड ट्यूबर्स यानी ये जो आपका पोटैटो होता है, मीन्स आलू होता है, फिर मीठा शकरकंदी होती है, फिर मूंगफली होती है ना, और केला। तो इन सबको इसमें लेके आए हैं, ये इसलिए क्योंकि ये जो है ना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा है, यानी जो ये फूड ऐसे हैं जिसमें एनर्जी इनसे ज्यादा हमको मिलती है, तो इसलिए इनको एक ग्रुप में WHO ने डाला है। तीसरा ग्रुप है पल्सेस यानी दाल। तो जो भी हमारी दालें होती है डिफरेंट, इंडिया में तो इतनी सारे टाइप्स की दाल है ना, तो वो सब प्रोटीन के सोर्स में जाता है। नट्स यानी हमारे काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, सारे इसमें आते हैं। सीड्स यानी कोई लोग तिल खाते हैं, फिर जौ खाते हैं, है ना, सूर्यफूल या सनफ्लावर का, अलसी के बीज खाते हैं। तो वो सब चीजें जो है वो पल्सेस, बीन्स, पीस, लेंटिल, नट्स एंड सीड्स के ग्रुप में आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा, प्रथिनों की मात्रा अच्छी रहती है, तो इसलिए इसको तीसरा ग्रुप बोला गया है। चौथा ग्रुप जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क, इन्फेंट फॉर्मूला, योगर्ट, चीज, है ना। जैसे इन्फेंट फॉर्मूला का मतलब आप जान रहे हो? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज इन्फेंट फॉर्मूला? कोई बता सकते हैं? आप लोग कभी सुपरमार्केट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे के चित्र बने हुए कुछ कुछ डब्बे 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 रखे रहते हैं, है ना। जैसे पहले देते थे वो नेस्ले का होता है, सेरेलैक, फैरेक्स, है ना। तो वो कुछ नहीं, आपने एडवर्टाइज भी देखी होगी टीवी में कि बोलते हैं कि एक बाउल लो, उसमें 3 चम्मच घोलो और बच्चे को खिलाओ, है देखा है आप लोगों ने? तो उस चीज को जो बोला जाता है वो इन्फेंट फॉर्मूला बोला जाता है। ठीक है, तो जो आप घर में ही जाओगे ना ऐसे फैमिली के, तो आपको मीन्स अगर गए तो आपको दिखाई देगा कि वो डब्बा रखा रहेगा। तो क्योंकि क्या रहता है ना कि ये आसान रहता है, पानी गर्म किया, उसमें मिक्स कर दिया और बच्चे को खिला दिया, खाना वाना पकाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो इन्फेंट। सो ये जो इस ग्रुप में आता है डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, इन्फेंट फॉर्मूला, योगर्ट यानी दही ही आप समझ लीजिए, और चीज। ठीक है, जाऊं आगे? फिर आता है फ्लैश फूड्स, उसमें आता है मीट, फिश, पोल्ट्री, ऑर्गन, मीट्स यानी जो भी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो सारे इसमें आते हैं। छठा ग्रुप है एग्स, अंडा। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन है ना, सॉरी प्रोटीन है, तो उसकी वजह से इसको एक अलग ग्रुप में दिया है। सातवां जो ग्रुप है वो विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें ना ज्यादातर जो लाल कलर के फ्रूट्स होते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, तो ये ग्रुप में आता है। और बाकी का सारा बचा जो होता है वो अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप में आता है। तो आप जब इंटरव्यू शेड्यूल देखोगे तो उसमें हमने डिफरेंट फूड टाइप्स के बारे में पूछा है, 10 से 12 लिस्ट दी हुई है फूड आइटम्स की, और वो जब सारे जो फूड आइटम्स है ये फूड ग्रुप्स में वो बैठते हैं, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं है। ठीक है, और इसमें किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है इस पे? ऐसे हम लोग का नोट कर रहा है, डाउट है कल हम लोग एक टाइम भेज देंगे। ठीक है।
बूस्टर के साथ कुछ डाउट आएगा तो एक दो बार इसके बाद। ठीक है। सो यहाँ पे आप खाने की प्लेट देख रहे हो। अगर एक हम खाना इंडिया के लिए, इंडियन एडल्ट के लिए देखेंगे तो उसमें खाने में दूध होना चाहिए 300 ml, फिर सब्जियां होनी चाहिए आधा किलो के ग्राम मीन्स 400 ग्राम, फ्रूट्स होना चाहिए 100 ग्राम, दालें अंडा मांसाहार 85 ग्राम, और फिर जो फल है और बीज है वो 30 ग्राम, ऑयल जो है और घी है वो 27 ग्राम, और बाकी का अनाज और बाकी के न्यूट्रिएंट जो है वो 260 ग्राम। सो इस तरीके से हमारी खाने की थाली अगर रहेगी तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट या गुड। ठीक है, मैं ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगी तो आप अपने पास ये अपने डिवाइस में भी रख सकते हो। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगा या कुछ जानना रहा तो आप इसको रेफर भी कर सकते हो। मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊं। मैम नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हमने ये सब चीजों को जाना है ना। तो एएनसी में क्या है सर्विसेज, बच्चे की क्या सर्विसेज है, ये सब जाना। ये कुपोषण वाला सेक्शन है ना, मैं आपको बाद में लूंगी क्योंकि नहीं तो है ना आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगी। उसके बाद आते हैं कंगारू मदर केयर। नाम सुना है आप लोगों ने कंगारू मदर केयर? कंगारू मदर केयर सुना है? सुना है। कंगारू आप लोगों ने अगर देखा होगा जानवर जिसके ना पेट के सामने एक थैली होती है जिसमें उसका बच्चा होता है। तो बच्चा डिलीवर होने के बाद भी ना बहुत सारे महीनों तक वो जो बच्चा है बाहर निकलने से पहले वो मदर की वो पाउच में ही रहता है। और ये इसलिए क्योंकि वहां से वो बच्चे को खाना मिलता है, वो बच्चे का टेम्परेचर जो जैसे मेंटेन करना चाहिए वैसे वहां पे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और उसकी वजह से बच्चा की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो उसी से प्रेरणा लेके इंसान को भी इंसान ने भी सोचा कि इस तरीके की जो केयर है वो इंसान के बच्चे को भी दी जा सकती है, जिसका नाम कंगारू के ऊपर से कंगारू मदर केयर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे उनको तो पेट में भगवान ने थैली दी हुई है जिसमें वो बच्चा रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि कंगारू मदर के लिए जो बच्चा है उसको छाती के ऊपर लिटाया जाता है ताकि बच्चे को हमारी धड़कन सुनाई दे। क्योंकि आपको पता होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसको कंटिन्यूअसली उसके माँ की धड़कन सुनाई देती है, क्योंकि वो यूट्रस में होता है और हार्ट भी वहीं पे होता है। तो वो जो आवाज है उससे वो बच्चा परिचित होता है। तो इसीलिए अगर उसको हम यहाँ पे छाती पे लगा के रखते हैं तो उसको वो माँ की दिल की धड़कन जैसे आवाज आती रहती है और उसको लगता है कि नहीं ये कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा है जो मेरा अपना है। तो उसको वही फीलिंग देता है जो उसको गर्भावस्था के टाइम में माँ के पेट में होने के बाद जो फीलिंग उसको मिल रही थी ना, सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग उसको वहां पे मिलती है। और दूसरा क्या होता है ना कि जो इंसान उसको कंगारू मदर केयर दे रहा है उसका भी सांस ऊपर नीचे होते रहता है, तो उससे बच्चे की भी सांस को चालना मिलती रहती है। तो बच्चे का भी सांस ऊपर नीचे होता है। तो वो एक रिदम सेट होता है जो कंगारू मदर केयर दे रहा है और जो कंगारू मदर ले रहा है ना।
तो पहले तो ये बोला जाता था कि जो भी बच्चे जिनका वजन कम है या जो जन्म समय से पूर्व पैदा हुआ है, प्री टर्म बेबीज या प्रीमैच्योर बेबीज या जो बेबीज जिनका वजन 2.2 किलो से कम है, ऐसे बच्चों को कंगारू मदर केयर देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि ये दुनिया का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ उसको एडजस्ट कर पाए। तो इसीलिए इस टेक्निक का इजाद किया गया। तो इसमें क्या होता है ना कि ये बहुत जरूरी होता है कि जो बच्चे का टेम्परेचर है वो जो कम होता है वो सर से होता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ये पिक्चर में आपने देखा होगा कि बच्चे को सर में एक टोपा पहनाया हुआ है, ताकि वहां से बच्चे का टेम्परेचर ना जाए। और साथ में उसको ना पाँव में भी मोजे पहनाए जाते हैं। और उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर महिला उसको दे रही है कंगारू मदर केयर, तो वहीं के वहीं उसको ब्रेस्ट मिल्क भी लेना आसान होता है। ठीक है। और उसको सुसु मीन्स सुसु करेगा या पॉटी करेगा, तो उसके लिए भी मदर को समझाया जाता है कि ये जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कैसे उसको डायपर चेंज करना है या नैपी चेंज करना है या पॉटी साफ करना है। और एक बार उसको कंगारू मदर केयर दिया तो कम से कम उसको 3 से 4 घंटे तो भी बच्चा वो कंगारू मदर केयर लेगा, तो ही उसका फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आधा घंटा रखा और छोड़ दिया और फिर दिया ही नहीं, तो वो इफेक्टिव कंगारू मदर केयर नहीं है। ठीक है। और भले ही इसके नाम में मदर आ रहा है कि, तो ऐसे लगता है कंगारू मदर केयर तो सिर्फ माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की, नहीं, ये कोई भी दे सकता है। जिसको ज्यादातर मीन्स स्पेशली ऐसा बंदा हो जिसको कोई मीन्स जिसकी सेहत अच्छी हो, वो ज्यादा जरूरी है। उसको कोई संक्रमण ना हो, जैसे कि बहुत ज्यादा खांसी या ऐसे कोई ये ना हो, तो अगर वो बच्चे को कंगारू मदर केयर ऐसा व्यक्ति कंगारू मदर केयर बच्चे को दे सकता है। तो वो माँ हो सकती है, पिता मीन्स भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी माँ हो सकती है, वो कोई भी कंगारू मदर केयर दे सकता है। ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कंगारू मदर केयर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यही कर रहे हैं, क्योंकि हमको बताया गया था कि कंगारू मदर केयर भी ये प्रोजेक्ट सुपोषण में इन लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महिलाओं को कंगारू मदर केयर के बारे में पता है और किन लोगों को वो दे सकते हैं, और साथ में क्या उन्होंने वो दी है ना। तो ये भी हम बिहेवियर को भी थोड़ा सा नापने की कोशिश करेंगे। तो इसको कंगारू मदर केयर या ब्रैकेट में मैंने शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं, KMC। तो ये वर्ड आपने शायद सुना रहेगा। तो ये है कंगारू मदर केयर। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद आते हैं प्रसव पश्चात देखभाल, है ना। तो हम सभी को पता है कि सभी का ध्यान जब गर्भावस्था में ना बहुत ज्यादा ध्यान माँ की तरफ रहता है कि माँ ने खाना खाया कि नहीं, गोली खाई कि नहीं, टैबलेट खाई कि नहीं, है ना। तो और सब लोग उसका ध्यान भी रखते हैं, गोद भराई करेंगे, ये सारे सेरेमनीज करेंगे। लेकिन जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद सारा ध्यान जो रहता है वो बच्चे की तरफ होता है, माँ की तरफ हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ANM को भी पूछेंगे तो आजकल, पहले तो मैं जानती हूँ कि हम लोग जब थे प्रोग्राम में तो ANM एटलीस्ट विजिट करती थी, PNC विजिट्स करती थी, लेकिन अभी वो भी बंद हो गया है ना। लेकिन जो गाइडलाइन बोलती है उसके हिसाब से प्रसव के पश्चात जब माँ डिलीवरी होके 48 घंटे के बाद घर पे आती है, तो उसको पोस्ट नेटल केयर यानी प्रसव पश्चात विजिट या प्रसव पश्चात देखभाल बहुत जरूरी है। और तो इसमें कम से कम उसको 4 विजिट करना बहुत जरूरी है। पहली विजिट फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के एक दिन बाद। तो यूजुअली इसको बोलते हैं कि क्योंकि अभी 48 घंटे माँ को डिलीवरी के बाद अस्पताल में रहना होता है, तो उसी को पहली विजिट मान लेते हैं। दूसरी विजिट जो होती है वो 3rd डे पे होनी चाहिए डिलीवरी के बाद। तीसरी विजिट जो है वो 7वें दिन होनी चाहिए, और चौथी विजिट जो है वो 42 दिन के बाद या 6 हफ्ते के बाद होनी चाहिए डिलीवरी के बाद।
और इसका मेन पर्पस क्या है पता है ये विजिट का? ये माँ की देखभाल करने के लिए है। पहले दिन में जाना जरूरी है क्योंकि उसको समझाने के लिए कि भैया तुमने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट किया कि नहीं, तुमको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने में। तीसरे दिन इसके लिए पता करने के लिए उसको ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, बच्चे को दूध सही से पिला पा रही है या नहीं पा रही है, कोई इन्फेक्शन या ऐसे कुछ तो नहीं हुआ है माँ को। 7वें दिन फिर से वही देखने के लिए कि क्या कोई माँ का जो सिक्रीशंस रहते हैं, जो नीचे से उसको स्त्राव जाते रहता है, उसमें बदलाव होता है, वो अभी सफेद रंग का जाने लगता है 7 दिनों के बाद, तो क्या वो बदलाव आया है या नहीं आया है, बच्चा दूध पी पा रहा है या नहीं पा रहा है, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, माँ को तो कोई परेशानी नहीं है, ये देखने के लिए भी 7वें दिन जाते हैं। और फिर 42वें दिन में करना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब बच्चा पेट में रहता है माँ के तो उसका गर्भाशय बहुत बड़े साइज का हो जाता है, और डिलीवरी के बाद भी वो 6 हफ्ते तक बड़े साइज का ही रहता है, उसको पूरा 6 हफ्ते का टाइम लगता है उसको नॉर्मल साइज आने के लिए। तो चौथी विजिट उसका 6 हफ्ते में इसलिए करते हैं ताकि पता करने के लिए वो गर्भाशय जो है वो अपनी पूर्व स्थिति में आया कि नहीं आया, ये चेक करना बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए इस टाइम पे चौथी विजिट में माँ की पेट की भी जांच किया जाना बहुत जरूरी है। और बाकी की एडिशनल जो बच्चे लो बर्थ वेट होते हैं उसके लिए 14, 21 और 28वें दिन भी विजिट करना होता है। और अभी तो HbNc HbYc प्रोग्राम में विजिट्स और भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो सब हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, इसलिए मैं इस चीज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ANC में भी कम से कम 4 विजिट है, गर्भावस्था के दौरान भी 4 विजिट है, और डिलीवरी के पश्चात भी 4 विजिट। ठीक है, और उसके साथ साथ जैसे गर्भावस्था में हमने माँ को आयरन, फोलिक एसिड और की टैबलेट दी थी और कैल्शियम की टैबलेट दी थी, वैसे ही डिलीवरी के बाद भी माँ को कैल्शियम की टैबलेट और आयरन की टैबलेट कंटिन्यू लेना है। और कितने दिनों के लिए लेना है? 180 दिन के लिए, यानी 6 महीने के लिए। मोटा मोटी आप देख लीजिए कि अगर एक महिला गर्भवती होती है तो कम से कम 1 साल उसको आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम देते हैं। 6 महीना गर्भावस्था में, 6 महीना डिलीवरी के बाद। लेकिन आप देखेंगे कि डिलीवरी होने के बाद बहुत ही कम महिलाएं होती है जिनको आपने देखा होगा कि वो कैल्शियम ले रही है या IFA ले रही है, लेकिन प्रोग्राम में ये है। और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चनेयर में पूछा है कि या क्या वो महिला कैल्शियम ले रही है, क्या वो महिला IFA ले रही है प्रसव पश्चात, और वो लेना है कम से कम 180 दिन के लिए। और यहाँ पे भी आयरन भी वैसे ही, अगर उसका हीमोग्लोबिन कम है, 12 ग्राम से नीचे है, तो उसको 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी, 12 ग्राम से ऊपर है तो उसको 1 टैबलेट लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कैल्शियम दिन में 2 बार लेना है इसको। ठीक है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है ये, जैसे हमने गर्भावस्था के दौरान न्यूट्रिशन के बारे में बात की, वैसे ही डिलीवरी के बाद माता की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि गर्भावस्था के दौरान माँ को 300 कैलोरीज ज्यादा खानी चाहिए, लेकिन जब वो डिलीवरी हो जाती है तो वो जितना खाना खाती है उससे उसने 550 कैलोरीज ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उसको अपना देखभाल भी करना है, साथ में ब्रेस्ट मिल्क भी उसका तैयार हो रहा है, तो इसके लिए उसको एडिशनल प्रोटीन एज वेल एज इसकी क्या बोलते फूड की कैलोरीज की आवश्यकता होती है। और फूड सेम जो उसने गर्भावस्था में खाया था वही यहाँ पे है, सिर्फ उसको एक एडिशनल मील, यानी वहां पे वो एक ज्यादा मील खा रही थी जितना हमेशा खाती थी, अभी उसको कम से कम 2 मील एक्स्ट्रा खाना चाहिए डिलीवरी के बाद, ताकि बच्चे को अच्छे से दूध आ पाए। और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन सेम है जो मैंने आपको गर्भावस्था के दौरान बताई थी, तो इसलिए मैंने रिपीट नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ये जान लीजिए कि गर्भावस्था में जितनी माँ की पोषण की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा उसकी आवश्यकता डिलीवरी के बाद है।
लेकिन ये सबसे निग्लेक्टेड एरिया है, क्योंकि ऐसे होता है ना कि काम पे चले जाएंगे या नौकरी पेशा है तो जॉब करने चले जाएंगे, तो अपने डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। क्योंकि अगर ये डाइट वो नहीं लेंगी तो जो भी ये प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में का जो भी कैलोरीज, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वो यूज हो गए, वो फिर से भरेंगे नहीं। और बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा भी होगा कि डिलीवरी के बाद परेशानियां होती है, बहुत दिन बीमार रहते हैं या कुछ कुछ थकावट महसूस होती है, चक्कर आना चालू हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। ये सब कारण यही है, क्योंकि जो डिलीवरी के बाद में मीन्स एटलीस्ट इंडिया में इतना तो है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ तो ख्याल रखते हैं, लेकिन डिलीवरी हो जाने के बाद एक बार बच्चा बाहर आ गया तो माँ तो फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सारा ध्यान जो रहता है वो बच्चे की तरफ रहता है ना। तो इसीलिए पोस्ट नेटल केयर भी उतनी ही जरूरी है जितनी एंटीनेटल केयर जरूरी है। यानी गर्भावस्था के दौरान जितनी आवश्यकता है उतनी ही डिलीवरी के बाद भी आवश्यकता है। ठीक है, साथ में उनको वो भी बताना है कि उनको ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स उनको काउंसलिंग भी करनी है कि उनको बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, कब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कराना है। वो सब भी चीजें जो हमने प्रेग्नेंट महिला को बताई थी, उसी के बारे में काउंसलिंग आपको उन लोगों को इवन प्रसव के पश्चात मीन्स डिलीवरी के बाद वाली जो महिला है उसको भी वो सारी काउंसलिंग भी उनको देने की आवश्यकता है। साथ में उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फिर से उनको बच्चा जल्दी से हो जाए, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ में रेस्ट और पर्सनल हाइजीन ये भी बहुत जरूरी है। तो और बच्चे का जो नाल रही थी ना, नाल बहुत बार पहले बहुत ये प्रैक्टिस था कि नाल में तेल लगाएंगे, गोबर लगाएंगे, या फिर वो जो राख रहती है चूल्हे में की वो लगाएंगे ताकि वो जल्दी से सूख जाए और गिर जाए। तो ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। जब वो लोग ऑयल लगाते हैं ना, उसकी वजह से वो और अच्छा रहता है और ज्यादा लंबा टाइम लेता है वो गिरने के लिए। गोबर लगाने से उसमें टिटेनस के बैक्टीरिया रहते हैं, तो टिटेनस होने के चांसेस बच्चे को रहते हैं, तो नाल में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन पोस्ट डिलीवरी मदर को देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पैकेज है हमारा सर्विसेज का, जो हम गर्भावस्था में बच्चे के लिए ड्यूरिंग इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सर्विस डिलीवरी का पैकेज कंप्लीट होता है। और हमने जो क्वेश्चन आपको इसमें पूछे हैं क्वेश्चन एयर में, इन्हीं सब चीजों के रिलेटेड क्वेश्चंस है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आपको शेड्यूल भरना बहुत आसान हो जाएगा, कहीं पे भी आपको चीजों को समझने में परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? क्या समझ में आया? महिलाओं को कौन सा इंजेक्शन लगता है अभी? क्या नाम था उसका? टीडी, टीई, अच्छा अच्छा ठीक। और अच्छा, प्रसव पूर्व कितनी जांचें होनी चाहिए? कम से कम 4, कम से कम। नहीं, कम से कम 4 होती नहीं। किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है तो वो आगे भी जाता है। नहीं, जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें उसकी बात है। ठीक है, नहीं आप मैंने कंप्लीट कर दिया ना, कंप्लीट कर दिया आपको बोलिए।